आज हम आपको केमिस्ट्री में बताने जा रहे हैं क्या, देखिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, it means कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति तो आज का जो टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी मीन्स आप ये समझ सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि कार्बनिक यौगिक जो कार्बन युक्त यौगिक हैं, ठीक है, उनकी संख्या लगभग 3 मिलियन है, मतलब बहुत अधिक है। लेकिन आखिर इतने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, इतने मॉलिक्यूल्स ना कह करके हम कंपाउंड की अगर बात करें, इतने कंपाउंड हैं कार्बन के, तो निश्चित तौर पे उसका जो कार्बन है इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें ये जानना होगा यहाँ पर कि कार्बन का कौन सा ऐसा गुण है जो कार्बन यौगिकों के बृहद संख्या निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन के इतने कंपाउंड ज्ञात हैं, लगभग 3 मिलियंस, ठीक। तो हम वही जानेंगे यहाँ पर, वही सीखेंगे। यही आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का है। आखिर कार्बन के इतने अधिक यौगिक ज्ञात हैं, तो कार्बन का कौन सा नेचर ऐसा है, कार्बन की कौन सी प्रकृति ऐसी है जिसके बेस पे इसको सर्वतोमुखी प्रकृति कही गई है। हमें कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में जानना है, तो हमें ये जानना होगा कि कार्बन का कौन सा ऐसा नेचर है जिससे कार्बन के इतने अधिक कंपाउंड हमें ज्ञात हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण, ठीक है। क्या कारण है, ठीक। तो पहला कौन कौन सी चीज़ें उत्तरदायी होती है, पहला हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है, ठीक है। कार्बन में यौगिक बनाने की कुछ विशिष्ट क्षमता होती है। क्या होती है? अब देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कार्बन के 2 एटम, ठीक है, कार्बन के 2 एटम अगर आप ले रहे हैं, तो कार्बन के 2 एटम जब आपस में संयोग करते हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं? देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब हम लिख सकते हैं कार्बन के 2 एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं आपस में अभिक्रिया करके, डबल बॉन्ड बनाते हैं
एंड ऑल्सो ट्रिपल बॉन्ड। तीन प्रकार के बंध बनाते हैं कार्बन के दो एटम। जैसे हम यहाँ लिखते हैं C सिंगल बॉन्ड C। आपको पता होना चाहिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी मीन्स संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन अन्य 3 एटम को ये दे सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन आपको दिख रही होगी, तो इससे आप क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसके अलावा जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, ये देख रहे होंगे आप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, तो वहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 लाइन आपको दिख रही है ट्रिपल बॉन्ड, 2 लाइन है डबल बॉन्ड, 1 लाइन है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मतलब है 3 अगर लाइन आपको दिख रही है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। डबल बॉन्ड अगर है यहाँ पर C लिख देंगे, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब इन दोनों के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो अब क्या है, देखो ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा कार्बन परमाणुओं में आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता भी होती है। अगला बोल सकते हैं आप इस तरीके से, क्या कि श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति में ये जो है 2 प्रकार की श्रृंखला बनाते हैं। पहली आप लिख सकते हैं खुली श्रृंखला, और सेकेंड बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला में क्या डिफरेंस होता है, इसको देखेंगे आप। पहला, अगर आप खुली श्रृंखला की बात करें, खुली श्रृंखला इसमें कार्बन कार्बन के बीच इस तरीके से देखो C, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो अपना चारों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने में काम करता है। फिर C, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका, इस तरीके से लॉन्ग चेन के रूप में आपकी चलती जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं क्या, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी सीधी श्रृंखला है, ठीक है, और इसको आप क्या बोलेंगे, सीधी श्रृंखला। और एक श्रृंखला इस तरीके से भी होती है शाखा युक्त, मतलब ऐसे करके इस तरीके से लिखा आपने, और ये आपने एक सीधी श्रृंखला बना दी, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सबके साथ रहेगा। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, देखो C, फिर 1 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड। कार्बन की चारों संयोजकता यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ तो सीधे चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक शाखा जुड़ गई है इससे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शाखा युक्त। ठीक है, 2 प्रकार के आपके इसमें
तो ये आपका शाखा युक्त आपकी एक श्रृंखला इसकी होती है। तो दो प्रकार से खुली श्रृंखला बनाते हैं ये, एक सीधी श्रृंखला और एक शाखा युक्त श्रृंखला। अब सेकंड टाइप का क्या होता है, देखो बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला में क्या होती है, बंद श्रृंखला में आपका जो कार्बन होते हैं क्लोज होते हैं, ठीक है। कुछ आपके इस तरीके से सी, ठीक है, चारों तरफ से ये बंद रहते हैं, इसको आप ओपन नहीं कह सकते हैं। चारों वैलेंसी, चारों इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। तो ये साइक्लोब्यूटेन है, आगे आप नाम पढ़ेंगे इनका। और इसके अलावा एक आपका और होता है बेंजीन रिंग, इसको बेंजीन बोलते हैं। CH, C के साथ यहाँ पर H जुड़ा रहता है, CH, ठीक है। डबल बॉन्ड होते हैं एकांतर क्रम में। तो ये आपकी बंद श्रृंखला के कंपाउंड्स हैं। तो इन्हें हम बंद श्रृंखला के कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी खुली श्रृंखला, ये बंद श्रृंखला। तो यहाँ पर आपका ये कुछ चीज़ें आपको हमने बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला आप क्या कहेंगे इसमें, देखिए कार्बन परमाणु की चतुर्थ संयोजकता, टेट्रा कोवैलेंट ऑफ, टेट्रा कोवैलेंसी लिख दीजिए, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की चतुर्थ संयोजकता, कार्बन की चतुर्थ संयोजकता मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। आप इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें आपका कार्बन का होना तो नेसेसरी है, कार्बन रहेगा, कम से कम एक एटम कार्बन का होना आवश्यक है। और आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये आप जानते हैं क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 होता है ना, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन का लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ CH4, मीथेन बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं इस तरीके से चारों ओर। अब यहाँ पर वैलेंसी इसको कंप्लीट करनी होती है। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हर एटम जो है ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए हाइड्रोजन को छोड़ करके। ये मैंने पिछली वीडियो में भी पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो हर एटम ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए, ठीक है। अष्टक पूरा होने का मतलब है कि बाह्य कोश में क्या 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो केवल 1 है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हाइड्रोजन हमेशा हीलियम की तरह स्ट्रक्चर लेगा। इसका मतलब इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये प्रत्येक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 2 करने के लिए, और कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो 8 होगा इसका। तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 मांगता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 मांग लेता है, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 मांग लेता है। मतलब सभी हाइड्रोजन इस कार्बन से 1-1 इलेक्ट्रॉन मांग लेते हैं। और अगर ये 1-1 इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं तो कार्बन को भी ये 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तब उस स्थिति में देखिए 2 इसका कंप्लीट होगा, 2 इसका कंप्लीट होगा, 2 इसका कंप्लीट, 2 इसका कंप्लीट, और कार्बन का इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये अष्टक पूरा हो रहा है। इसका मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो चारों इलेक्ट्रॉन इसके भाग ले रहे हैं बंध बनाने में, इसलिए कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, और ये चतुः संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि कार्बन की चतुः संयोजकता समझाइए, तो आप जो है इस तरीके से मीथेन का उदाहरण दे करके समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कार्बन की चतुः संयोजकता इस प्रकार से होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले नंबर पे। इसके अलावा जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी से भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी में आप कह सकते हैं ये 3 प्रकार के बंध बनाता है। तो इनका जो बढ़ता हुआ क्रम है बंध ऊर्जा का, वो किस तरीके से होता है, सिंगल बॉन्ड इज लेस देन सी डबल बॉन्ड सी इज लेस देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, ये क्या है, बढ़ती हुई बंध ऊर्जा, ये बढ़ती हुई बंध ऊर्जा का क्रम है। अब है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले आप बात करेंगे किसके विषय में, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से संयुक्त यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, हाइड्रोजन व कार्बन से संयुक्त यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन तो आपका ये हो गया। हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन आपके। हाइड्रोकार्बन, इसके अगर हम टाइप्स पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो टाइप होता है उसे आप सैचुरेटेड बोलते हैं, और जो सेकंड होता है उसे अनसैचुरेटेड बोला जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये जो है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान देना, ध्यान दीजिए आप लोग, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अगर डबल बॉन्ड पाया जाए किसी हाइड्रोकार्बन में, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे यहाँ पर CH4 बोल सकते हैं, मीथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ना। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और ये H। और ऐसे ही आपका C2H4, ये एथीन है, C डबल बॉन्ड होता है, ये एक H, ये एक H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड इसमें है, इसमें डबल बॉन्ड है। और ऐसे ही आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन का सूत्र है, स्ट्रक्चर है इसका ये एसिटिलीन। ये आपका एथेन या एथिलीन भी बोलते हैं इसको, और ये आपका मीथेन है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके दो प्रकार के। जिन हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन्स आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब फंक्शनल ग्रुप पे। आप अगला जो टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मीन्स प्रक्रियात्मक, इसको हिंदी में बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप को क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह तो ये क्या होता है, देखो, अगर किसी कार्बनिक यौगिक के मॉलिक्यूल में उपस्थित ऐसा परमाणु या समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखें हम यहाँ पर क्या, देखो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वह एटम या परमाणु, एटम मीन्स परमाणु, वह एटम, ठीक है, जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। रासायनिक गुण निर्भर करते हैं फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एल्काइल समूह होता है और दूसरा आपका क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको दो भागों में बांटेंगे आप, R और ये G। R का मतलब एल्काइल या एल्किल रेडिकल्स, एल्किल ग्रुप। अभी आपको आगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उस समय समझ में आ जाएगा क्लियर।
एल्किल ग्रुप और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है ये? फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये केमिकल प्रॉपर्टी बताता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, एक एल्काइल ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, बल्कि इसको एरो से मत दिखाइए, ऐसे ही दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ होती है, एक एल्काइल ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो CH3OH मैंने लिखा यहाँ पर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो हाफ अगर आप कर दें तो CH3 जो है ये आपका एल्काइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और इससे बोलते हैं क्या, OH को, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वीडियो आप क्लियर देख लीजिए। तो एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, एक एल्किल ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप से हमें क्या पता चलता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे उसका गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, घनत्व क्या है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप से हमें ये पता चलता है कि वह जो है किस क्रियात्मक समूह का है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है ये अल्कोहल का है, OH जो है ये अल्कोहल समूह है। तो CH3 आपका एल्किल ग्रुप है, इसका नाम है मैथिल अल्कोहल। ठीक है, तो IUPAC पद्धति में जब आप नाम लिखेंगे तो इन दोनों का ध्यान आपको रखना होगा, एल्किल ग्रुप का और फंक्शनल ग्रुप का, तब हम जा कर के IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको सजातीय श्रेणी बताएंगे और उसकी हेल्प से हम नाम लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का। ओके स्टूडेंट्स।